जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो पहले पुराना लेक्चर देख ले तो ही उनको समझ में आएगा। आज तो कोशिश करूंगा कल से कोई कनेक्शन नहीं रहे, लेकिन कनेक्शन रहेगा, एक कनेक्शन रहेगा। कल हमने एक बेसिक सी चीज देखी थी एटम के बारे में कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के बाहर एक शेल होती है जिसको मैं बोल रहा हूँ आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, शेल बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, इतना ही कॉन्सेप्ट हमारा काम में आएगा आज, ठीक है। पहला टॉपिक यूनिट 3 से, यूनिट 1 का मैंने आपको बता दिया क्या चीजें काम में आने वाली है। अब यूनिट 2 में से क्या आने वाली मेन चीज वही बता दी। अब यूनिट 3 सबसे इंपॉर्टेंट, उसके लिए पहली बात तो पीरियड टेबल आप लोगों सबने देखी है, आप सभी ने पीरियड टेबल देखी है, और नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ पीरियड टेबल बता देता हूँ। थोड़ा बहुत जरूरी है, वे बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। तो आप स्क्रीन में देख सकते हो पीरियड टेबल आने वाली, इसका सिंपल सा आइडिया आपको बेसिक बेसिक चीजें जो होना चाहिए। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है पीरियड टेबल है ना, ये यहाँ पर डिवाइड है। यहाँ पर हम जो ये दो आपको ग्रुप दिख रहे हैं, एस ब्लॉक होता है वो हम बाद में देखेंगे, ये इतना हिस्सा पी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक होता है, इतना हिस्सा पी ब्लॉक होता है, नीचे जो दिया है वो ए ब्लॉक होता है। अब मैं सिर्फ एक टर्म यूज करूंगा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, और एक करूंगा टॉप टू बॉटम। तो आपको आना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या चेंज होगा और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या चेंज होगा, बस इतनी सी जानकारी आपको देना थी, बाकी आप लोग वैसे जानते होंगे। तो देखो हमारा पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही चाहिए, सिंपल सा, इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। नंबर 1 टॉपिक में ले रहा हूं एटॉमिक रेडियस, बहुत सिंपल, एटॉमिक रेडियस। रेडियस तो आप लोग जानते ही होंगे, मैथ्स में पढ़ा होगा, सर्कल को सेंटर पॉइंट से लेकर जो है ना, ऐसा बोलते होंगे आप मैथ्स में, सेंटर पॉइंट से लेकर इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, एटॉमिक रेडियस है, हम बात कर रहे हैं एटम की, तो कुछ नहीं। यहां पर न्यूक्लियस बनाया था मैंने, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस उसको ही बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल में जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, नहीं तो आप बोलेंगे सर आउटर मोस्ट सेल तो बहुत सारी होती है, जहां तक इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो उस एटम की डिस्टेंस हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो ये डिस्टेंस हम काउंट करेंगे। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल की जो भी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। लेकिन जनरली आपको देखना ट्रेंड से आते हैं एग्जाम में कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इफेक्ट होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। ये मेन रीजन है। कोई पूछे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, वैसे कोलन रेडियस भी होती है, आयनिक रेडियस भी होती है, वो तो बात की बात है। मैंने आप लोगों को बोला है जैसे बेसिक हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे हम डीप में जाते रहेंगे, लेकिन एक वीडियो का दूसरे वीडियो से कनेक्शन रहेगा, तो पहले आपको सिस्टमेटिक वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे एटॉमिक रेडियस। कोई पूछे न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रहेगा वहां तक की जो भी डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एटॉमिक रेडियस कब बढ़ती है कब घटती है, इंक्रीज डिक्रीज बताना है आपको, कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इफेक्ट होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या इफेक्ट होता है। सबसे मैं बता रहा हूं आपको पहले टॉप टू बॉटम जाने पर। देखो टॉप टू बॉटम जैसे ही हम जाते हैं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोलता है, आप भी जानते होंगे, तो आपको स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट और नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाता है। तो खुद से देखो आप, आपको डायग्राम से ही पता चल जाएगा। जैसे जैसे हम पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम जाते हैं एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीज। ऑर्बिट कल आपको बता दिया, शेल शेल बोल लो, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता है वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट टॉप टू बॉटम जाने। बात रहती है लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो देखो लेफ्ट टू राइट अगर मैं इसमें जाऊं तो ये तो सेम ही रहेगी ना, इसमें क्या चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन सिंपल सा चेंज होगा। अगर हम इसको उठा रहा हूं, किसी को भी उठा सकते हैं, वैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखो इफेक्ट क्या होता है। ऐसा डायग्राम हम हमारे खुद के कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत माइनर सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा एकदम माइनर,
ज्यादा नहीं बोल सकते। कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस होती है न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस, उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इंक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। वाई? खुद से कॉन्सेप्ट लगाना। आपको पता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, कल चर्चा करी थी, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उतने प्रोटॉन बढ़ते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट कल मैंने आप लोगों को बता दिया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर हम जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा, मान लो 2 हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। आगे गए और न्यूक्लियस पावरफुल होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। यहाँ पर और चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पर और चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा। तो खुद से सोचो आप कि अगर आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है और अगर न्यूक्लियस पावरफुल हो रहा है, मतलब इस ये कॉन्सेप्ट अपना, कितना बड़ा प्लस हो जाएगा, तो इतने बड़े माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? करेगा। तो कोई पूछे अगर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 17 ग्रुप तक। ठीक है, और 18 ग्रुप पर जाकर के एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज इसका रीजन है, मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। वांडर वाल रेडियस होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिंपल सा आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, आगे जाकर वो चीजें गलत हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन, हर चीज का एक्सेप्शन है। वीडियो टकरा बारिश के कारण हो सकता है वीडियो में प्रॉब्लम आए, लेकिन आप रिकॉर्डिंग वीडियो जब देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट हो गया। बहुत सिंपल चीजें, इससे ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एक तो हो गया एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेल, है ना। शेल को रिप्रेजेंट करता है, एन एक क्वांटम नंबर है, कल भी मैंने बताया था। जैसे जैसे शेल बढ़ेगी एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी, है ना। और एक बना सकते हो, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे बहुत काम में आएगा ये। इसको इरेज कर देता हूं मैं। जिसको एटॉमिक रेडियस समझ में आ गया है उसके लिए अगला टॉपिक है, पीरियडिक टेबल में जाकर के देखना, आपको सब चीजें बेसिक से फंडे दिखाई देंगे। एक्सेप्शन आप लोगों को बाद में बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे जाके कॉन्सेप्ट में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, लेकिन अभी कोई पूछे तो बताने के लिए कोई गलत नहीं है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हो आप, बहुत सारे नाम से बोल सकते हो। ध्यान से सुनना इसकी डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। अभी हमने चर्चा करी न्यूक्लियस होता है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से आउटर मोस्ट सेल से निकल जाए, उसको ही बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आपको पूछा क्या जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पर और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इफेक्ट होता है? अब खुद से सोचना, इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है। अभी देखो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि इधर जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करके रख रहा है। अट्रैक्ट करके रखने के कारण सेल का साइज सिकुड़ रहा है। ठीक है, पहले हम इफेक्ट देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो खुद से सोचना कि इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो यहां से यहां जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, कस के पकड़ रखा है इसने। तो खुद से सोचो कहां एनर्जी ज्यादा लगेगी। सोचोगे आप तो दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कस के बंधा हुआ है, तो यहां से निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी
इंक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत पावरफुल हो रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियर पर चार्ज बढ़ेगा ज्यादा अट्रैक्ट करके रहेगा, और ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब खुद से सोचो आप, अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पर देखो न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जाने पर ऐसा हो गया, समझाने के लिए चीज है। खुद से सोचो आप, यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा कि यहाँ पर इसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। देखो आप ऊपर की साइड देखोगे तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके थोड़ा थोड़ा, इसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं, थोड़ा अट्रैक्ट करके रख रहा है। और इसके कंपैरिजन में ये तो बहुत कम अट्रैक्ट करके रखता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ऐसा इमेजिन कर लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से अगर आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस बढ़ जाए तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन पर उतना नहीं होगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन हम इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? कम होता है, और इलेक्ट्रॉन को निकालना भी आसान होता है, इसलिए आयनेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे कम किसकी होती है, तो बात का मुद्दा है। अगला टॉपिक है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, 11 में भी आता है, 12th में भी आता है। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आयनन ऊर्जा बोलते हैं, है ना, लेकिन वो भी इंग्लिश में पढ़े तो उनको कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे। अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, ईएन, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इससे डेफिनेशन बना लो, खुद से आप लॉजिक लगाओ, अगर आपने समझा है तो आप खुद से बता सकते हो। अच्छा बताओ, इधर हम गए थे तो न्यूक्लियस ने ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा था इलेक्ट्रॉन, ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा था, तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी। अब आयनेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। बाद में मैं अभी तीनों को मिक्स करने वाला हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रो से बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। एक लाइन में खत्म करेंगे हम, बुक में क्या लिखा है कोई मतलब नहीं हमको, हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑन मूविंग, आप खुद से बताओ, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा उससे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो जाएगा? टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, जस्ट अपोजिट रहेगी। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की 4.0। ये आपको नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। पूरी पीरियोडिक टेबल में किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? फ्लोरीन की। ऑब्जेक्टिव 12th में भी है, 11 में भी है। तो अगर आपके दिमाग में आ गया अच्छा अच्छा फ्लोरीन इधर होता है, एग्जाम में भूल भी गए, तो अच्छा सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन की होती है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब मैं चारों, क्या पता दिख रहा है कि नहीं, बोर्ड दिख रहा होगा। देखो आज पढ़ा हमने टॉपिक, एटॉमिक रेडियस क्या होती है? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल की डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हमको ट्रेंड्स बताने हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या इफेक्ट होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या इफेक्ट होता है। तो हमने एटॉमिक रेडियस का देखा कि टॉप टू बॉटम जाने पर, खुद से सोचो, खुद से, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर हमने क्या देखा? ये एटम ऐसा ही था, लेकिन धीरे 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 ये थोड़ा इसका साइज कम हो गया, और सडनली जैसे इनर्ट गैस है साइज बढ़ गया। अभी जनरली तो आप याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है बिकॉज न्यूक्लियस इतना पावरफुल हो जाता है कि वो थोड़ा शेल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे उसका साइज कम हो जाता है। फिर दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा आयनेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको आयनेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमारे दिमाग में आया अच्छा इधर जाने पर न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा था, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उसने ज्यादा अट्रैक्ट करके रखा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी।
टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, जो न्यूक्लियस है इसको इतना अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, फिर सेकंड पढ़ा हमने मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अपनी ओर, हिंदी में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। मैं आपको बोलूं, सभी बच्चे सुन रहे हैं मेरे को आपको आकर्षित करना है, इलेक्ट्रॉन, तुम इलेक्ट्रॉन हो सभी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, मैं न्यूक्लियस हूं, मैं आपको अट्रैक्ट करना चाहता हूं, आपको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की 4.0। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। फिर लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मुझे लग रहा है बोर्ड में दिख रहा है आप लोगों को। हाँ बच्चों, बोर्ड नहीं दिखने के कारण क्लास समाप्त करना पड़ेगी बारिश की वजह से, इस लेक्चर को मैं यही रोकता हूं। लेकिन बहुत 3 पॉइंट हो गए, मतलब बहुत बड़ी बात है, आप इसको रिवाइज करना, इसके आगे का हम टाइमिंग में डाल दूंगा समय समय पर, जैसे मेरे पास टाइम रहेगा, टाइमिंग आपको डल जाएगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो वैसे मिल जाती है। आगे का वीडियो में कल अपलोड करूंगा या फिर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ूंगा, जैसा भी होगा आप वीडियो में देख लेना। आपको टाइमिंग पहले नोटिस बोर्ड पे टाइमिंग देख लिया करो, वैसे 9 बजे का ही रहेगा, कल मैं फ्री हूँ तो कल लंबी क्लास भी हो सकती है। इतना बेसिक करो सिंपल सा। और अगर आप जो देखो, बॉन्ड बनाने के लिए क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक लाइन है, ये बच्चे पूछता हूं मैं, बॉन्ड एक लाइन है सर, अच्छा ये सर ये बॉन्ड, दिस इज नॉट बॉन्ड। दुनिया का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड है ना, वो दिखाई नहीं देता है, आपको लग रहा है कि ये एटम है, दिखाई नहीं भैया, ये अट्रैक्शन के कारण आपस में अटैच हो जाते हैं, वो तो समझने के लिए हम ये लाइन खींच देते हैं, है ना। तो कोई भी पूछे बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स, वो कौन कौन से होते हैं हम सिस्टमेटिक उसको देखेंगे, जो भी काम के हैं वो देखेंगे, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ काम की चीजें भी बताऊंगा, ठीक है। अगर कोई भी पूछे तो बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स। तो देखो पहला फोर्स हम देखते हैं, नंबर 1 है आयनिक बॉन्ड। 3 बॉन्ड में आपको बता देता हूं ताकि हमारा स्ट्रक्चर बन जाए। कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, और थर्ड हटा दिया गया वैसे, लेकिन आना चाहिए वो हमको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड बनाना आना चाहिए। देखो सिंपल सा यहीं से बन जाएगा, बॉन्ड इज अट्रैक्शन फोर्स, एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। देखो आयनों के बीच में, आयन क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव आयन, आयनों के बीच में जो बॉन्ड, अब पता ही ना, प्लस माइनस एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ये तो पढ़ा है हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो आयनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, कल याद होता आपको, सोडियम था, ठीक है, आपको पता है सोडियम के पास क्या होता है 281, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या हो जाएगा, ये Na+, एक इलेक्ट्रॉन निकले, क्यों 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 निकला इलेक्ट्रॉन, कल भी आप लोगों को बता दिया था, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है ना। सेकंड के देखिए क्लोरीन का होता है 287, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, है ना। तो 2 आयन हो गए Na+ और Cl नेगेटिव, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया और हमारा कौन सा कंपाउंड बन गया, NaCl। सिंपल सा लॉजिक है कि आयनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जनरली आयनिक कंपाउंड कौन बनाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये भी ध्यान रखना, जितने भी NaCl है, KCl है, देख कर जाना, प्लस माइनस दिखे समझ जाना आयनिक कंपाउंड है, बात खत्म, और ज्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है ना।
लेकिन यहाँ पर एक मजेदार चीज आ गई आपके लिए, आगे आपको बहुत काम में आएगी, बार बार इसकी डेफिनेशन आती है, देखो। और बहुत सारी डेफिनेशन है, 3-3 डेफिनेशन, लेकिन मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन निकल गया। इलेक्ट्रॉन का निकलना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार आपको काम में आने वाली बेसिक टर्म। और क्या होता है, और ये भी हो सकता है, होता ही वैसे इसमें, आप भाई नाम से दिख रहा है हमको ऑक्सी, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीडेशन है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वो भी रिडक्शन है। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन करके चैप्टर है। रेडॉक्स जब वर्ड आएगा तो उसको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, नाम से ही तोड़ो इसको, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। अब देखो कोवैलेंट बॉन्ड, सिंपल सा बात है। देखो कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड देखो मैं बनाता हूं। हम लेते हैं सिंपल सा एग्जांपल, कार्बन, कार्बन के साथ बॉन्ड बना देते हैं, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाना है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें मजा नहीं आएगा, खुद से सोचो। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हाइड्रोजन है, ठीक है। अब क्या करें कि आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है, खुद से सोचो आप, आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है क्या? ये 4 ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसका होता है 2 और 4। क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें या 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लें? 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो -4 आ जाएगा, ये भी लूज कर देगा तो -1 आ जाएगा। क्या यहां पर आयनिक बॉन्ड पॉसिबल है? आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, कार्बन की इतनी औकात नहीं है। अब औकात वर्ड क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। कार्बन की इतनी औकात नहीं कि वो आयनिक बॉन्ड बना ले। इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये ऐसे ही बात है कि एक पति और 4 पत्नियां पॉसिबल है क्या? पहले होता था, आज नहीं होता है ना। तो वहां कंडीशन है कि इसकी औकात नहीं है कि कार्बन कैसे झेलेगा ये। अनस्टेबल कंपाउंड थोड़ी चाहिए हमको, तो स्टेबल चाहिए। -4 भी होगा तो भी पॉसिबल नहीं है, +4 भी होगा तो कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। कार्बन कौन सी बॉन्ड बनाता है? कार्बन हमेशा ही बोल दूंगा मैं इसको, वो वैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन आया, इसके पास भी एक और हाइड्रोजन आया, इसके पास भी एक है, एक और हाइड्रोजन आया, इसके पास भी एक है। हाइड्रोजन की जगह कुछ भी आ सकता है। कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन बोलेगा, हाइड्रोजन बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो तू मुझको दे दे, तो इसने दे दिया। ये भी इसको वही बात बोलेगा कि मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे। ये भी, ये भी, ये भी। तो हाइड्रोजन ने ऐसा क्यों बोला? और आप लोग जानते हो हाइड्रोजन ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोजन स्टेबल होना चाहता है। लेकिन कार्बन ने भी तो उसको क्यों दी भैया? कार्बन ने क्यों दिए 4? सोचो खुद से। क्योंकि कार्बन भी स्टेबल होना चाहिए, चाहता है। कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। तो देखो ध्यान से, डुप्लेट कंप्लीट हो गया, आपको दिखेगा यहाँ पर। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? टोटल 2। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का डुप्लेट, डुप्लेट डुप्लेट। कार्बन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। देखो, गिन लो आप, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मेरे को इसको समझाना है कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। क्या करा यहाँ पर? देखो शेयरिंग हुई है, शेयरिंग। इस कार्बन ने बोला एक मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, इस हाइड्रोजन ने बोला मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे। शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बस, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। यहां पर क्या था? आयनिक बॉन्ड में हमने कॉन्सेप्ट लगाया था, आयनिक बॉन्ड जब हमने पढ़ा था
तो आयनों के बीच में जो बॉन्ड, आयन कौन होंगे, प्लस माइनस ही होंगे, वैसे ध्यान रखना है तो आपको, प्लस माइनस। यहाँ पर तो प्लस माइनस की कंडीशन तो है ही नहीं, तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन इसको भी दे रहा है, कार्बन इसको, दोनों के पास रहेगा, मतलब ये ये भी यूज कर सकता है, कार्बन भी यूज कर सकता है। तो शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब देखो, कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 टाइप्स के बोल सकते हो आप। ये जिसको आया वो स्ट्रक्चर फटाफट बनाएगा, कल का कॉन्सेप्ट देखो। पहला है सिंगल बॉन्ड, चल रही सिंगल बॉन्ड, सिंगल समझना, सिंगल, सिंगल बॉन्ड, 2 आ जाएंगे तो डबल बॉन्ड, 3 आ जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा, हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट, खुद से सोचो सिंगल बॉन्ड कौन बनाएगा। अच्छा देखो, फ्लोरीन, अगर F2 बनाना है तो मैं क्या करूं, अगर F2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो हाँ, कल बताया गया था फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, खुद से सोचना, तो हमको 2 फ्लोरीन ले लिए, इसके बाद भी तो 7 ही रहेंगे। तो ये क्या करें, क्या करें, ये 2 7 2 7 क्या करें, यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे क्या, क्या इलेक्ट्रॉन लेगा क्या, कहां कंडीशन बन रही है, कोई कंडीशन नहीं बन रही है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंडीशन है, ये फ्लोरीन बोलेगा मुझे एक इलेक्ट्रॉन तू दे दे, मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, हम आपस में शेयरिंग कर लेते हैं। तो देखो ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी काउंटिंग होगा ये बॉन्ड, और इसमें भी काउंटिंग होगा, शेयरिंग हो रही है ना, शेयरिंग में हो जाता है, तू भी थोड़ा खा ले, मैं भी थोड़ा खा लूं, ठीक है, दोनों के पास भोजन रहेगा। तो शेयरिंग के द्वारा इस जो बॉन्ड बना है ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड, अगर मैं बोलता हूं O2 बनाओ बच्चों, हाँ तो कल बताया था, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जो नए बच्चा है आउटर मोस्ट सेल में जो भी वीडियो में देखेंगे, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसके लिए क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और पहले ऑर्बिट में 2 और 6, तो इसको मैं बोल रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के पास भी कितने रहेंगे, और आपको यहाँ पर बताया भी था, फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है हमेशा, अगर आपको याद आ रहा हो तो। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे ऑक्सीजन का पूछूं तो ऑक्सीजन का याद करो, 2 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, मतलब वैलेंसी 2 है, मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ बॉन्ड बना था, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड ही बनाता है, यहां से निकाला मैंने कि डबल, कैसे पता करें, दिमाग में आ रहा होगा, हम पूछ नहीं सकते वीडियो में, कैसे पूछे, आपको बता दिया था कल, वैलेंसी जितनी रहेगी उतने ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन बॉन्ड कौन सा बना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप से बढ़ रहे हैं, आगे सब स्ट्रक्चर हम देखेंगे डीप में। अगला देखो, अगर मैं आपसे बोलूं N2 बनाओ, N2 बनाना है तो नाइट्रोजन के पास आपको होता है, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा याद करो, 2 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता है, मतलब उसकी वैलेंसी 3 होती है, मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो दिमाग में डायरेक्ट आ गया नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते कितने होते हैं, 1 2 3 5, इसके बाद भी 1 2 3 और 5, देखो दो ऑक्टेट, इसका भी कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट, लेकिन ये कौन सा बन गया है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर हो क्या रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में एक एटम भी इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन दे रहा, ये कोवेलेंट बॉन्ड। एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो देखो उसमें ध्यान से, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। ऐसा ना सोचे कि आपको बोल दिया गया है कि 10 दिन की क्लास लगेगी, लेकिन समय समय पर जितना हो सकेगा उतना बेसिक लेवल को अपलोड किया जाएगा, और ये लिंक कभी डिलीट नहीं की जाएगी, आपके साथियों को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो कभी भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं ना, इसके बाद अगर आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो आपको, क्योंकि आप एकदम यूट्यूब पे जाओगे समझ में थोड़ी आएगा, वहां एकदम डायरेक्ट चालू हो जाता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप यूट्यूब से कोई सा भी टॉपिक डीप में पढ़ सकते हैं। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या करा था, ये ए था, ये बी था, इसने बोला एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी ले ले, एक इलेक्ट्रॉन मेरा भी ले ले, तो मैं बॉन्ड बना लूंगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, देखो बॉन्ड बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में याद रखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन,
जब एक ही एटम द्वारा दोनों इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं और जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास हो ये कोई पर्टिकुलर बी ए बी अल्फाबेट, मतलब कोई सा भी सिंबल एलिमेंट वगैरह हो सकता है। मान लो अगर ये होता तो अगर बी डोनेट कर देता तो एरो इधर आ जाएगा। कहने का मतलब डेफिनेशन समझो आप लोग, जब एक ही एटम द्वारा दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं तो इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। लेकिन आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में इसको कैसे शो किया जा रहा है, देखो आप लोग, जो देता है इस पे प्लस चार्ज और जिस पर डोनेट हो रहे हैं वो माइनस चार्ज। अब यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है कि सर ये तो दो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दो प्लस, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई रिलेशन नहीं है। जो देता है उस पर आपको प्लस लगाना है, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो करना आना चाहिए। तो अगर मैं इसको शो करना चाहूं तो कैसे शो कर दूंगा? इस कंडीशन में कौन दे रहा था, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे, इसने डोनेट करे तो देखो सिंगल बॉन्ड, एरो नहीं लगाना है, अब एरो नहीं लगाना है, ये दे रहा था प्लस और जिस पर डोनेट किया इस पर माइनस। तो आजकल आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे शो किया जा रहा है सभी बुक में। इसलिए एनसीईआरटी और चिवलाल प्रबोध सब में से टॉपिक हट चुका है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, पहले आता था आज से 3 साल पहले। इसको मेरे को शो करना है तो इसको शो कैसे करेंगे, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस। कितनी सिंपल चीज है। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह आपको आते हैं तो ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। शेयरिंग क्या होती है ना, कोई सा भी एग्जांपल उठा लो आप, हर चीज का आप बना सकते हैं। मान लो मेरे को SO2 बनाना है, ठीक है, सल्फर बनाना है, SO2 का स्ट्रक्चर बनाना है सल्फर डाइऑक्साइड का, तो क्या करूंगा मैं? अच्छा, दिमाग में आता सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 6। हाँ चलो ये भी दिमाग में आ गया, दो ऑक्सीजन है, अच्छा ऑक्सीजन दिमाग में आ गया है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हमेशा याद रखना आपको। ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, बना दो डबल बॉन्ड, क्या दिक्कत है डायरेक्ट। देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, कितने बचे इसके पास? हाँ एक और लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई, ये जो जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई पूछे कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, कभी भी हमेशा ही रहेंगे। देखो हमेशा तो नहीं बोल सकता, अगर ओजोन का केस आ गया तो कुछ नहीं रहेंगे, वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में पूछ रहा है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा और उसके बाद कितने लोन पेयर रहेंगे, तो बता देना 2। नाइट्रोजन का केस बार बार आएगा बच्चों, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। अभी आपने क्या करा था, ट्रिपल बॉन्ड अगर बना लिया तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन वाला केस अगर आपको याद हो तो बताओ खुद से ही, और जो फ्लोरीन वाला है उसके बाद गिन लो आप लोग, 3 होते हैं। आप तो मैं तो कहता हूँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को तो याद ही रखो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब मैं स्ट्रक्चर बनाना था, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे रिपल्सन होंगे, कैसे ये सब आपको 3D डायग्राम में मैं बताऊंगा बाद में। अभी तो देखो आप ऑक्टेट कंप्लीट करना सीखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है ना, यहाँ पर देख लो आप, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट, चेक कर सकते हैं आप, किसी का भी स्ट्रक्चर बना के देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं आपसे तो रेस कर देता हूं, जितनी आप घर में प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा रहेगा। मैं आपको एक, अभी मैं ऐप पर एक चार्ट डाल दूंगा तो उसको देखना आप लोग, समझ में आ जाएगा आप लोग। अगर मेरे को बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, कोई बोले कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ, अच्छा हमको पता है कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के पास हमको पता है कितने होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, इस ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब हमको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा। हमको पता है कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4 5, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट, इस कार्बन का भी कंप्लीट, क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे बोलता NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ, NH3 अमोनिया, बहुत फेमस कंपाउंड है, NH3 याद रख लो, है ना, अमोनिया होता है। तो क्या है बताया हमको, अच्छा नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? सिंगल 1, ये हाइड्रोजन भी सिंगल, ये हाइड्रोजन भी सिंगल, ये इसके साथ शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग, ये इसके साथ शेयरिंग, और जो बच जाता है बता दिया आपको, एक लोन पेयर होना ही होना चाहिए। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये कल बता दिया आपको, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी 3 होती है, तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन एक ही बना रहे हैं, सब कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है।
तो ये आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी कमांड बनेगी। हाँ, तो बच्चे मुझे वीडियो में देखेंगे, ये ना सोचे कि मैंने कुछ डीप में पढ़ा है। अभी मैंने 0.00001 भी नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि अच्छा नॉलेज है, लेकिन बेसिक बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर नंबर पर मैसेज तो करना ही मत। मैसेज मैं नहीं देख पाता हूँ ना, सभी बच्चों के मैसेज नहीं देख पाऊंगा, बहुत सारे मैसेज आते, तो आप कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो।